हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल नंबर 21 को समझेंगे। ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है ये। अब मैंने इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों बोला है, क्योंकि ये आर्टिकल हमेशा न्यूज़पेपर पे रहता है, चाहे आप द हिंदू देख लो, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस देख लो। इस आर्टिकल की डिबेट हमेशा छिड़ी रहती है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल को एक्सपांड करते जाता है, बड़ा करते जाता है। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर से अवेयर है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा जो आर्टिकल है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आना स्वाभाविक सी बात है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे कॉम्पिटिटिव ले लो और आप क्लास 12th लेवल भी लोगे तो इस पे क्वेश्चंस आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसकी इंपॉर्टेंस। अब जिसे नहीं पता है उसको मैं एक छोटा सा ब्रीफ कर दूं कि हम लोग हमारा यूनिट 4 ह्यूमन राइट्स इन इंडिया पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। सो अगर आप में से किसी ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं सो आप लोग पहले उन्हें चेक कीजिए प्लेलिस्ट में जाके, एंड देन आप इस वीडियो पे आइएगा तो आपको कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 21 और इसी के साथ साथ हम लोग आर्टिकल 21A भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम दो आर्टिकल पढ़ेंगे, दैट इज आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है। So Article 21, right to life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. अब ये जो यहाँ पे ये जो 3 लाइन ये जो मेंशन है ये एज इट इज जो हमारे संविधान में है, एज इट इज जो आप बेयर एक्ट में देखोगे वैसी की वैसी हूबहू यहाँ पे है। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जो उसकी आज़ादी है, जो उसकी लिबर्टी है, आप उसको उससे वंचित नहीं रख सकते हो, आप उसको उससे डिप्राइव नहीं कर सकते हो। हर इंसान का जीने का अधिकार है, हर इंसान का अपनी लिबर्टी, अपनी आज़ादी पे अधिकार है। ठीक है, आप उसको वंचित नहीं रख सकते हो। लेकिन यहां पे एक शब्द जोड़ दिया है एक्सेप्ट। अब यहां पे बताया कि नहीं, लेकिन आप वंचित रख सकते हो। एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब आप उसे वंचित रख सकते हो। सिर्फ एक ही उसका एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया हो जो कि उसे उस चीज पे रोक लगा रहा हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, हर इंसान को अपनी लाइफ को एंजॉय करने का अधिकार है। लेकिन अब अगर मैंने कल को जाके किसी एक इंसान का खून कर दिया, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, एग्जाम्पल लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं, मैंने जाके किसी का खून कर दिया है तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने एक सामने वाले इंसान की लाइफ मतलब एक सामने वाले इंसान की जान ली है। सो यहाँ पे जो लॉ है वो कह रहा है कि नहीं, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने सामने वाले इंसान को मारा है। ठीक है, तो हर इंसान को जीने का अधिकार है, हर इंसान को अपनी लिबर्टी एंजॉय करने का अधिकार है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट अगर कोई लॉ मना कर रहा है, एक्सेप्ट अगर कोई ऐसा लॉ जो एक पूरे प्रोसीजर के साथ में बनाया गया हो। पूरे प्रोसीजर के साथ में मतलब पार्लियामेंट का एक जो पूरा जो प्रोसीजर होता है कि लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास में गया, पूरे प्रोसीजर से वो लॉ बना है और वो लॉ मना कर रहा है कि इस तरीके से हम किसी भी इंसान की लाइफ ले सकते हैं, तो वो फिर वहां वो एक्सेप्शन है। क्लियर है? नहीं भी क्लियर है तो मुझे इतना विश्वास है कि आपको 70% चीजें अभी तक समझ में आ गई है। ठीक है, 30% तो चलो मैंने समझ लिया कि आपको बाउंस बैक कर गई है, लेकिन ट्रस्ट मी इस वीडियो के एंड होने तक वो 30% भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि 70% आपको क्लियर हो गया है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे चीजें और समझ में आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे, इस आर्टिकल को मैं 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देता हूं। ये लिबर्टी तक एक पार्ट, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब सबको जीने का अधिकार है, आजादी है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
और एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को मैं सेकंड पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो अब हमें समझने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि फर्स्ट पार्ट का क्या मतलब है। फर्स्ट पार्ट का हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन हम लोग सेकंड पार्ट पे स्विच करेंगे कि यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सो हम इसको पार्ट्स में पढ़ते हैं। पार्ट 1 को पहले अच्छे से देखते हैं एंड देन हम लोग पार्ट 2 को अच्छे से समझेंगे। This article is most fundamental and it is expansive and covers many other rights and it is applicable to both citizens as well as non-citizens। ये जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल नंबर 21 है, ये आर्टिकल जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन पे भी, और जो सिटीजन्स नहीं हैं, जो इंडिया में आके रह रहे हैं, कई लोग आके नहीं रहते हैं, तो उन पे भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, इंडियन सिटीजन्स के लिए तो है, साथ ही साथ जो फॉरेनर जो कि इंडिया में रह रहे हैं उनके ऊपर भी ये आर्टिकल एप्लीकेबल होता है। नाउ the meaning of right to life includes right to human dignity, right to basic requirement of life, right to participate in activity, expression, right to tradition, heritage, culture and so on। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी इंसान कब जीना पसंद करेगा? जब उसका मान सम्मान हो, जब वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी रहा हो। ठीक है, जब वो इंसान हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहा हो, जब वो इंसान जो उसे करना है वो कर रहा हो, जब उस इंसान को बोलने की आजादी हो, जब वो इंसान एकदम फ्री, मतलब पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में नहीं रह रहा हो, जब उस इंसान के साथ में अगर कुछ बुरा हो तो उसको समय पे न्याय मिले। ठीक है, तो जीने के लिए ये आर्टिकल को हम ब्रॉड क्यों कहते हैं? क्योंकि जीने के लिए बहुत सारे राइट की आवश्यकता है। जैसे आपने बार बार न्यूज में देखते हैं होंगे, आपने सुना भी होगा कि दिवाली के बाद में दिल्ली के आसपास या दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अब वो पॉल्यूशन के बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, सिर्फ फटाके नहीं होते, पॉल्यूशन के बहुत सारे रीजन है। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू लिव इन अ फ्री इन्वायरमेंट इन अ लेस पॉल्यूटेड एरिया। ठीक है, जहां पे पॉल्यूशन बहुत कम हो। अब इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, पूरा काला काला दिख रहा है, पूरा काला काला वो धुआं जो है वो पूरा दिख रहा है, तो कोई इंसान कैसे जिएगा? उसकी तबीयत तो वैसे ही खराब हो जाएगी। कोई इंसान कैसे जिएगा? वो अपनी इस राइट टू लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। देखा तो कैसे यहाँ पे लिंक कर देती है सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज को कि पॉल्यूशन है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि ये जीने के अधिकार पे हनन है, लोग अच्छे से जी नहीं पाएंगे, लोग बीमार पड़ जाएंगे। कई बार बोलते हैं कि मतलब आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है प्राइवेसी से लेके, कि लाइक आधार की प्राइवेसी है, और आजकल आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से आप बहुत ज्यादा अवेयर है। इतना तो मैं अवेयर नहीं होऊंगा जितने आप अवेयर हैं। तो इनमें कई बार 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 ये प्राइवेसी वाली बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ से लिंक कर देती है कि एक जो प्राइवेसी वाली राइट है वो भी इंसान का अधिकार है, और वो आर्टिकल 21 का ही पार्ट है कि हर एक इंसान की एक अपनी प्राइवेसी रहे, उसमें सरकार हस्तक्षेप ना करे। तो आप ये समझो कि जितनी भी राइट होती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट घूम फिर के आर्टिकल 21 में डाल देती है, और ये फैक्ट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ कि जितनी भी आप चीजें देखते हो, अब मान लो रोड खराब है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, राइट टू लाइफ का हनन हो गया। तो हर कहीं ना कहीं सारी राइट जो है वो राइट टू लाइफ से लिंक होते आ रही है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि राइट टू लाइफ मतलब बहुत सारी राइट है कि हर इंसान को अपना कल्चर मेंटेन करने, कल्चर वो अपना प्रिजर्व करके रखे, वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करके रखे, वो पार्टिसिपेट करे, वो वोट करे, ये सब राइट टू लाइफ के लिए नेसेसरी है। ठीक, नाउ पर्सनल लिबर्टी। Personal liberty means various rights that provide for personal liberty of person. Everyone has right to do of his or her will freely. अब राइट टू लाइफ तभी पॉसिबल है कि इंसान तभी अच्छे से जी पाएगा जब उसके पास में आज़ादी होगी, जब उसके पास में पर्सनल लिबर्टी होगी, जो उसकी इच्छा होगी वो कर पाएगा। मेरी इच्छा है कि मैं एक एजुकेटर बनूं तो मैं एजुकेटर बन गया, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं तो मैं डॉक्टर बन गया। हालांकि उसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन जरूरी है। अब नहीं तो आप बोलो कि सर ऐसे में तो इंसान बोल देगा कि मैं कल को आतंकवादी बनूं, वो एक एक्सेप्शन है, वो इलीगल है। लेकिन आप नॉर्मल इसे समझो कि इंसान आजाद हो, इंसान फ्री हो, इंसान को जो करना हो वो करे, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करे, इंसान को जो बोलना है वो बोले। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करे। क्लियर है, ये चीज समझ में आई? तो इसलिए इन आर्टिकल्स को हम लोग बहुत ब्रॉडर बोलते हैं, क्योंकि इन आर्टिकल के अंदर बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं। दिखने में आर्टिकल ये देखो
बहुत छोटा सा आर्टिकल है कि 3 लाइन का तो आर्टिकल है या 2 लाइन का तो आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारे छोटे 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 राइट्स छुपे हुए हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? यहां तक आपको पूरी पिक्चर क्लियर है, इतना मैं समझ गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में कौन कौन सी राइट्स आ सकती हैं एक बार हम उनका ब्रीफ में देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इंगेजिंग इन एक्टिविटीज एंड एक्सप्रेशन, ट्रेडिशन, हेरिटेज, कल्चर, प्राइवेसी, pollution free environment, livelihood, against sexual harassment, against solitary confinement, legal aid, speedy trial, against delayed execution and capital punishment, against custodial violence, shelter, health care, medical provision, against bonded labor, against cruel and unusual punishment। हम देखो कितनी सारी चीज़ें बता दी। यहाँ पे बताया कि हर एक इंसान को एजुकेशन मिलना भी उसका अधिकार है, हर एक इंसान को कम से कम हेल्थ केयर की बेसिक चीज़ें मिलें तभी तो जी पाएगा, तो वो भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। हर एक इंसान, मान लो अगर किसी को, हमने देखा कि अगर किसी को पुलिस ने जेल में डाल दिया है और उसके साथ में वहाँ कस्टोडियल वायलेंस वगैरह हो रहा है, तो वो भी उसके राइट टू लाइफ का वायलेशन है? नहीं, उसके साथ ऐसा कुछ वायलेशन नहीं हो। हर इंसान के पास में घर रहे, शेल्टर रहे, एक छत तो रहे जिसके नीचे वो रह सकता है, बारिश धूप से बचे, तो वो भी उसका अधिकार है। हर इंसान को अगर कोई केस किसी का कोर्ट में चल रहा है तो उसे फटाफट जस्टिस मिले, वो भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है कि मेरा अधिकार है कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले। तो आप देखो कि ये जो आर्टिकल है इसके अंदर कितने सारे तमाम राइट्स, और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आप लोग जजमेंट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे राइट्स दे देते हैं इन आर्टिकल में। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आया होगा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मैंने क्यों बोला था कि आप लोग न्यूज़पेपर में इसे पढ़ते रहे होंगे या न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारी डिबेट्स आती है, क्योंकि ये राइट्स कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आ ही जाता है ना। कोई गरीब है तो उसके लिए ये आ जाएगा कि उसके पास सरकार ने शेल्टर तक नहीं दिया, कोई गरीब है तो उसके मन में आ जाएगा कि उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो हॉस्पिटल जा सके। किसी के साथ मान लो कस्टोडियल वायलेंस हुआ, कोई जेल के अंदर ही खत्म हो गया, तो ये आएगा कि कोर्ट उसकी फटाफट सुनवाई नहीं कर पाया, साथ ही साथ पुलिस ने उसको बहुत प्रताड़ित किया, तो उसका आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ज्यादा बेसिक है, वो बहुत ज्यादा राइट से इंटरलिंक्ड है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकेंड पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट हमने समझ लिए हैं। फर्स्ट पार्ट ये जो था ये आपको समझ में आ गया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये वाली चीज हमें समझ में आ गई है कि इसका मतलब क्या था। अब हम बात करते हैं एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब बारी आई है सेकेंड पार्ट को समझने की, और सेकेंड पार्ट ही थोड़ा सा ट्रिकी है और यहीं पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने की बारी आ गई है। The second part of the article describe how one's right to life and personal liberty can be taken away। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सेकेंड पार्ट है आर्टिकल का वो ये बता रहा है कि किसी इंसान की अगर लाइफ को हम ले रहे हैं, किसी इंसान की लाइफ को अगर सरकार छीन रही है, किसी इंसान की लाइफ पर्सनल लिबर्टी को अगर सरकार छीन रही है, तो उसके लिए वो क्यों छीनेगी, मतलब किस कंडीशन के बेसिस पे वो पर्सनल लिबर्टी और उन लाइफ को छीन सकती है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट उस बारे में बात करता है। A person can be deprived of his or her right to life or personal liberty only by the procedure established by law। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी पर्सन को उसकी लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव कर लिया जाता है, कोई भी पर्सन को उसकी लिबर्टी और लाइफ से हम कहते हैं कि सरकार छीन सकती है, उसकी लिबर्टी भी कम कर सकती है, उसकी लाइफ पे जैसे हम मृत्यु दंड दे दिया तो वो क्या हुआ, उस इंसान की लाइफ को ही खत्म किया ना, उसकी लाइफ भी छीन सकती है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है उसको भी हम समझेंगे। दिस मीन्स दैट एनी लॉ दैट लिमिट्स और टेक अवे वंस राइट to life and personal liberty must contain a procedure that is fair and reasonable and not arbitrary। अब यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी इंसान की लाइफ को हम तब छीनेंगे जब कोई लॉ कह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल वही बात है कि ए ने जाके बी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे लॉ खुद कह रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है तो ए को फांसी की सजा दो, यहाँ पे लॉ खुद कह रहा है। लेकिन वो लॉ जो कह रहा है कि ए को फांसी की सजा होनी चाहिए, ए को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, वो लॉ का जो प्रोसीजर है, जो जिस लॉ जहां से वो लॉ पास हुआ है वो फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। ठीक,
यहां तक समझ में आया। अब यहां पे हम एक बहुत अच्छी डिबेट समझेंगे जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आपको समझनी चाहिए, तो हम उस डिबेट को यहां पे समझेंगे कि वो डिबेट क्या है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप समझ गए होंगे। और इसके बगल में एक और चीज है, वो दूसरी चीज क्या है, वो दूसरी चीज है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वैसे अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इट्स ऑल लीगल करके एक सीरीज स्टार्ट की गई है मैग्नेट ब्रेन्स पे ही, तो उस पे मैंने इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया गया है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो आप एक बार वहां भी जाके चेक कर सकते हैं। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मतलब ये होता है कि जो भी लॉ बना है, जो भी लॉ आज के तारीख में हम देख रहे हैं, वो फेयर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, ठीक है। वो लॉ फेयर तरीके से पास होना चाहिए, वो जस्ट तरीके से पास होना चाहिए। मतलब कि लॉ जब बना तो लॉ पूरे प्रोसीजर के साथ में बना कि नहीं बना, ठीक है। जब भी कोई कानून बनता है तो कानून बनने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता कि आज रात में मन में आया और कानून बन गया, ऐसा नहीं होता ना। जब भी कानून बनता है तो पूरी प्रक्रिया होती है। पहले मान लो लोकसभा या राज्यसभा में बिल आया, मान लो लोकसभा में आए तो लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, फिर प्रेसिडेंट के पास में गया, फिर प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, तब जाके वो कानून बना। तो जी ये जो पूरा प्रोसीजर है कानून बनने का, ये प्रोसीजर सही तरीके से लागू हुआ है या नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। कि कोई भी कानून बना है वो पूरे अच्छे प्रोसीजर से बना है, ठीक है, पूरे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी प्रोसीजर होते हैं, जो भी कानून बनने का जो पूरा प्रक्रिया है, जो ये पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसीजर अच्छे से फॉलो हुआ है, ये पूरा प्रोसीजर जस्ट एंड फेयर था। क्लियर है, समझ में आ गया। ये है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज समझा रहा था कि मान लो ए है, ए ने जाके बी का मर्डर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, ए ने मर्डर कर दिया। किसका मर्डर किया, बी का मर्डर कर दिया, ठीक है। ए गया, ए ने बी का खून कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो लॉ है वो लॉ कह रहा है कि ए को फांसी की सजा दी जाए, और जो लॉ कह रहा है ए को फांसी की सजा दी जाए वो पूरे प्रोसीजर से पास हुआ है, ठीक है। जो लॉ कह रहा है कि ए को फांसी की सजा दी जाए वो लॉ पूरे प्रोसीजर से पास हुआ है, उसमें पूरी लीगल प्रोसेस हुई है, तो फिर हम ए को फांसी की सजा दे सकते हैं। ये लिमिटेशन है, ठीक। ये आपको यहां तक समझ में आ गया है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि ठीक है भैया, तुमने बोला कि कोई भी कानून बना रहे हो तो कानून बनाने के लिए वो प्रोसीजर सही होना चाहिए, कानून बनाने के लिए पूरे लीगल प्रोसेस से पास होना चाहिए, ठीक है, पूरी प्रोसेस सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहना है कि कई बार ये होता है कि मान लो आपने पूरा प्रोसेस तो सही रखा, मान लो कि किसी भी सरकार की मेजॉरिटी है तो उसने लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिल पास करवा लिया, प्रेसिडेंट ने भी एसेंट दे दिया, ठीक है, प्रोसीजर पूरा फॉलो हो गया क्योंकि सरकार के पास में मेजॉरिटी थी तो वो बिल पास करवा पाई। लेकिन हो सकता है वो लॉ ही गलत हो, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है कि जो कानून आपने बनाया है, जो लॉ आपने बनाया है, वो लॉ सही है या गलत है। प्रोसीजर को मारो गोली, ठीक है, प्रोसीजर ठीक है, प्रोसीजर भैया तुम्हारे पास नंबर थे तो तुमने उस बिल को पास करवा लिया, तुमने उसको कानून बनवा लिया, लेकिन हो सकता है कि जिसको तुमने कानून बनाया हो वो लॉ गलत हो। आप लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह देखते हैं, वो कई बार क्यों होते हैं, क्योंकि सरकार के पास में नंबर होते हैं तो सरकार प्रोसीजर तो पूरा फॉलो कर लेती है। सरकार कोशिश तो ये करती है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये पूरे प्रोसीजर से वो कानून बने, लेकिन वो लॉ कई बार गलत हो जाता है, वो लॉ के जो प्रोविजंस है वो गलत हो जाते हैं क्योंकि सरकार के पास में नंबर है तो उन्होंने पास करवा दिया, बाकी प्रोसीजर उनका गलत हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। सो यहां पे क्या बोला गया है, अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 21 पे। आर्टिकल नंबर 21 क्या बोल रहा है, आर्टिकल नंबर 21 बोल रहा है कि कोई भी इंसान की लाइफ और लिबर्टी हम लोग ले सकते हैं, कोई भी इंसान की लाइफ और लिबर्टी सरकार या स्टेट ले सकता है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मतलब यह है कि अगर कोई भी लॉ बोल रहा है कि उस इंसान की लाइफ ले लो तो ले ली जाती है, अगर वो लॉ पूरे प्रोसीजर से फॉलो हुआ है तो।
क्लियर? यहां तक आपको चीजें क्लियर है, और यही यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट था जो आपको समझने में मुश्किल हो रही थी। ये वही वाला पार्ट था जिसको आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी। दिस मीन्स ये वाली चीज समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पीनल कोड प्रिस्क्राइब डेथ पेनाल्टी फॉर सर्टेन क्राइम्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन पीनल कोड जो है वो क्या बता रहा है, वो डेथ पेनाल्टी बताया गया है बहुत सारे क्राइम्स के लिए। ठीक है, डेथ पेनाल्टी इज अवॉर्डेड ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। अब डेथ पेनाल्टी कब अवॉर्ड होती है, जब एकदम रेयर केस हो कि भैया इतना बड़ा गुनाह कर दिया, इतना बड़ा क्राइम हम सोच भी नहीं सकते थे, तो इसको फांसी की सजा दे दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि एक तरीके से यहाँ पे इंडियन पीनल कोड का एग्जांपल इसलिए लिया गया है आपकी बुक में क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी इंसान की लाइफ को ले सकते हैं। सब इंसान के पास में राइट टू लाइफ है। जितने भी इंसान हैं, जितने भी फॉरेनर्स हैं या इंडियंस हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं, उनके पास राइट टू लाइफ है। बेशक आप बहुत अच्छे से अपना जीवन जियो, लेकिन अगर तुमने कुछ गलत काम किया है और उस पर लॉ है, वो लॉ बोल रहा है कि इनसे इसकी लाइफ छीन ली जाए, तो छीन ली जाएगी। तुमने खून किया, अब इंडियन पीनल कोड में लिखा है खून करने की सजा है, तो ठीक है भैया, हम तुमको फांसी की सजा दे देंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे ऑल्सो इंडियन पीनल कोड्स अलाउ फॉर अपील व्हेन द वेट ऑफ लॉन्गर इज मोर देन 5 ईयर। ऑफ कोर्स इट इज अ डिफरेंट डिबेट वेदर डेथ पेनाल्टी शुड बी अबॉलिश्ड। अब यहाँ पे ऑल टुगेदर एक दूसरी डिबेट छेड़ दी इन लोगों ने कि एक अलग डिबेट है कि डेथ पेनाल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में भी चलती है, बहुत सारी कंट्रीज में डेथ पेनाल्टी नहीं है, कहीं में है। और ये कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। कॉन्टेस्टेड मतलब एक डिबेटेबल चीज है ये कि डेथ पेनाल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये कि ये डिबेटेबल चीज है। ठीक है, तो इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी आपकी बुक में भी यही लिखा है कि ये डिबेटेबल चीज है। और अगर डिबेट करने लगे तो डिबेट में आपको मेरा वीडियो सुन के वो मजा नहीं आएगा। डिबेट तो वो होती है जब चार लोग साथ में बैठे हैं और तब वो डिबेट कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे कि ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल पे मैं फिर से जाऊं तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि फिर मैं आर्टिकल 21A पे शिफ्ट करूंगा। तो आर्टिकल 21 आपको समझ में आ गया होगा। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि कोई भी इंसान की जिंदगी या उसकी आज़ादी को नहीं छीना जा सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर कानून बोलता है तो उसकी लाइफ और उसकी आज़ादी को हम लोग छीन सकते हैं। क्लियर है? यहां तक आपको आर्टिकल नंबर 21 समझ में आ गया। ये एक बहुत बड़ी जंग थी आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझना। जिसको पहले से ही समझ में आ गया है वो तो कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है, चतुर है ना, तालियां बजा दो अपने लिए। लेकिन जिसे नहीं समझ में आया होगा उसको ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 21 की। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, आर्टिकल नंबर 21 हो गया है। अब हम बात करेंगे 21A की, दैट इज राइट टू एजुकेशन की। ठीक है, अब हम राइट टू एजुकेशन वाले आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A बोल रहा है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये स्टेट की ड्यूटी है। स्टेट यानी सरकार की यहाँ पे ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि वो यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे। किसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है? जो बच्चे 6 से 14 साल के बीच में हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे। ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है? ये स्टेट की यहाँ पे ड्यूटी बनती है। समझ में आ गया? ठीक, दिस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द राइट टू एजुकेशन टू ऑल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14 years एंड ऑब्लिगेट्स द स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस। ये एक तरीके से स्टेट के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है। स्टेट की क्या बता रहा है? ऑब्लिगेशंस बता रहा है। कैसी ऑब्लिगेशंस बता रहा है? कि ये सरकार का दायित्व बनता है। ठीक, समझ में आ गया? इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है। Prior to 2002, the Indian Constitution considered elementary education for all children between age 6 to 14 years as a policy goal provision for directive principle of the state policy। अब ये जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 21A, ये अमेंडमेंट के थ्रू लेके आया गया था। 2002 में इसको लेके आया गया था। ठीक है, जब संविधान बना था तब संविधान में ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं था, तब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट था। ठीक है, किसका पार्ट था? तब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट था। यहां पे समझते हैं थोड़ा सा, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये फंडामेंटल राइट्स अगर किसी की भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है तो हम लोग कहां जा सकते हैं, हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। हम लोग कहां जा सकते हैं, हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए हम लोग कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो कोर्ट के आगे करके कर दो स्लैश। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर लागू करना है तो सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं, और अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉलो नहीं हो रहे हैं तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रही है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे कहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ पे कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ये राइट टू एजुकेशन है, ये जो राइट टू एजुकेशन है ये 2002 से पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा था। मतलब ये हमारे संविधान मेकर्स ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे, उन्होंने इसको डीपीएसपीस में लिख दिया था ताकि सरकार टाइम टू टाइम सरकार इसे धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट करेगी। लेकिन 2002 में इसको फंडामेंटल राइट्स में थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको कहां पे लेके आ गए, 2002 में इसको फंडामेंटल राइट्स में लेके आ गए। दैट इज आर्टिकल नंबर 21A में इसको रखा गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21A में इसको रखा गया। फिर समझ में आ गया इतना? ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक सवाल और ये अभी यहीं पे क्लियर कर ले कि जैसे ही संविधान बना वैसे ही राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं रखा गया, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्यों रखा, फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं रखा? फंडामेंटल राइट्स में इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप सोचो जब देश आजाद हुआ था तब हमारे देश की क्या स्थिति थी। हम लोगों को अंग्रेजों ने किस मुकाम पे मतलब छोड़ा था, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी, हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, प्लस जो एक टाइम पे जो हम इंडिया को जो सोने की चिड़िया कहते थे उसको ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है और हमारे यहाँ से सारे रिसोर्सेज वो लेके गए हैं। तो इंडिया की कंडीशन ये नहीं थी कि हम ये गारंटी कर सके कि हर बच्चे को क्या मिलेगा, हर बच्चे को एजुकेशन मिलेगी। लेकिन 2002 में ऐसा लगा कि अब हम इतने आजादी के इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि कम से कम हम इतना तो गारंटी कर दें, 6 to 14 ईयर्स की तो गारंटी कर दें। अब अगर कोई 15 साल का बच्चा नहीं जा रहा है तो उसमें इतना सच कोई बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन अगर 14 ईयर्स तक का ही बच्चा, मतलब 10th क्लास तक अगर बच्चा स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा है तो ये सही बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो 10th क्लास में है या 9th क्लास में होंगे, या हम लोग, आप बोलोगे कि सर ढाबे पे देखते हैं हम बच्चों को, तो वो अगर कंप्लेंट फाइल करेंगे, वो अगर कुछ करेंगे तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका एडमिशन करवाए। अब कई बार ये होता है कि उनका सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं लेकिन वो जाते नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, वो रीजंस एक डिबेटेबल इशू है। लेकिन फिलहाल जो हमें हमारा जो संविधान जो कह रहा है उसे समझना है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे स्कूल में जाएंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया। अब अगर किसी को ये डिफरेंस क्लियर नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है तो घबराओ मत, जैसे ही हम लोग फंडामेंटल राइट्स क्लियर करेंगे उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। तो उसके लिए पेशेंस बना के रखो, जैसे ही हम लोग फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में हम लोग डीपीएसपीस को ही पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? Briefly put, directive principle of state policy are not enforceable in court of law as they are aspirational goals to be achieved over a period of time. यहाँ पे बस वही बता दिया गया है कि डीपीएसपीस को हम लोग कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि ये ऐसे गोल हैं कि जो धीरे धीरे इनको सरकार लागू करेगी। ठीक है, इस पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 2-3 वीडियो के बाद में हम लोग डीपीएसपीस का ही वीडियो आएगा, तब आपको और ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी जिसे नहीं पता है। In 1992-93, however, the Supreme Court affirmed that depriving one from education amounts to depriving one's right to life. अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही है तो मतलब वो राइट टू लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा है। वो जीवन ही क्या जिसमें थोड़ी बहुत एजुकेशन नहीं पता, वो जीवन ही क्या जहाँ बच्चे को पढ़ते ना लिखते ना समझते आ रहा है। ऐसी लाइफ का क्या करे? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये राइट टू लाइफ का पार्ट है, इसलिए फिर इसको बाद में जब ऐड किया गया तो इसको 21A में ऐड किया गया। ठीक है, इसको जब अमेंडमेंट किया गया तो एक अलग से आर्टिकल 21 के बाद में जोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि ये राइट टू लाइफ से कहीं ना कहीं इसका लिंकेज है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। Now this means that elementary education was raised to the status of fundamental right from a policy goal that is directive principle, hence enforceable. Accordingly, in 2002, Article 21A providing the right to elementary education was created as a fundamental right. वही बात है कि फिर इसको 2002 में जो कि 2002 में क्या किया गया, DPSP से उठा के फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया, ताकि अब किसी भी बच्चे को वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो सरकार से बोल सकता है कि मुझे अधिकार दो, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, मुझे स्कूल जाना है। However, implementing this right requires state financial and budgetary expenditure of enormous amount to meet the demand of high illiteracy rate, which have been so far inadequate. अब यहाँ पे वो आंसर दे दिया गया है जो सवाल आपके मन में होगा कि सर हम बहुत सारे बच्चे को देखते हैं जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे यही बता दिया गया है कि जो हमारे यहाँ जो सरकार जो खर्च करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, इतना रुपए नहीं है कि वो उस पर खर्च करें। हालांकि रुपए हैं भी, लेकिन ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी की बात होती है। हमारे यहाँ एजुकेशन को इतनी हम लोग प्रायोरिटी देते ही नहीं है। गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ की सरकार होती है, इवन स्टेट गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ स्टेट्स को छोड़ के वो लोग एजुकेशन पे प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं, वो दूसरे कामों पे देते हैं। जो उनके पास रुपए होते हैं वो कम रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, सो ये एक हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर इंडिया को डेवलप होना है तो यहाँ पे जब सब लोग पढ़ेंगे तभी डेवलप होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं देखो सब देश का भला ही करते हैं। कैसे करते हैं? अगर आपके पेरेंट्स वगैरह होंगे, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो भी सही, कहीं और जॉब कर रहे हैं तो भी सही, दुकान कर रहे हैं तो भी सही, लेकिन अल्टीमेटली वो अपना रुपए तो दे रहे हैं ना। कोई कंपनीज में काम कर रहे हैं, प्राइवेट फर्म्स में काम कर रहे हैं तो अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं, दुकान वाला है तो वो अपना टैक्स भर रहा है, कोई बिजनेसमैन है तो अपना टैक्स, कोई कॉर्पोरेट टैक्स, कितने तमाम तरीके के टैक्स हम लोग भर रहे हैं। और वो टैक्स कहाँ जा रहा है? वो टैक्स सरकार के पास में जा रहा है और सरकार उन्हीं टैक्स से ये रुपए खर्च कर रही है। तो अल्टीमेटली जितने भी लोग हैं सब इस देश के डेवलपमेंट का पार्ट है। सो एजुकेशन होगी तभी देश डेवलप होगा और ये प्रायोरिटी सेट करना होगा हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स को। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको आर्टिकल 21 अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको आर्टिकल 21A बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। ठीक है, सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लर्निंग और NCERT एग्जाम्पलर भी है। एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल सीरीज करके कुछ सीरीज बनाई गई है जिससे कि आप अपना लीगल नॉलेज इनहेंस कर सकें। तो एक बार एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल वाली सीरीज को भी देखिए, साथ ही साथ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह भी है और आप NCERT एग्जाम्पलर वगैरह ये सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे, क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो। क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियो बन गए हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। जैसे आप क्लास 12 लीगल स्टडीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको वीडियोस दिखेंगे। यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है, वैसा ही आप किसी भी क्लास में जाके किसी भी सब्जेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियोस का फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से होगा। चैप्टर वाइज एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज़ अप टू यू, अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं
तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, अपनी पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन्स में भाई बहनों को। इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।